Hello everyone, welcome you all to our channel Edu Pocket. This is Vijay Gopal Purohit and you are watching our fourth video of basic concepts of English. तो चलो बोर्ड पर चलते हैं। देखो हमने कल जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने ये समझा था कि परफेक्ट क्या होता है, उसके साथ हमने समझा था कंटिन्यूस क्या होता है और हमने समझा था परफेक्ट कंटिन्यू क्या होता है। अब हम लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडेफिनिट। इसका एक ओवरऑल व्यू लेते हैं कि इंडेफिनिट होता क्या है। तो आप बोर्ड पर देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट में प्रेजेंट की। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और इसको हम पहचाने कैसे। तो दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखें, हमने एक कॉन्सेप्ट को हर इंडेफिनिट में शामिल किया है। इंडेफिनिट की किसी भी घटना में कंटिन्यूटी को नहीं शो किया जाएगा। इसमें किसी भी परफेक्टनेस को शो नहीं किया जाएगा, यानी कि काम के पूरा होने की कोई जानकारी नहीं होगी। इसमें कहीं पर भी रहा रही रहे का उपयोग नहीं होगा। और ऐसे वाक्यों को अगर हम पहचानने की बात करें तो हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में ज्यादातर में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। जैसे कि सेंटेंस में आप देखो, जैसे वह पढ़ता है, मैं खेलता हूं, सीता रोज पूजा करती है। ये ऐसे वाक्य हैं जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि कोई एक्शन नियमित रूप से होता है। इस बात को हम थोड़ा और एक अलग तरीके से समझते हैं। जैसे आप यूं मान के चलें कि आप लोग और हम लोग प्रेजेंट में हैं, मैं या हम सब वर्तमान में हैं, और हम एक ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो नियमित रूप से हुआ था पहले भी और उसके आज होने की संभावना है या हो चुका है और वो कल भी होगा और आगे भी होगा। लेकिन जब हम वर्तमान में उसकी बात करें तो हम उस एक्शन के बारे में कह सकते हैं कि वो आज होगा या हो चुका है, आगे भी होगा। ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूटी में एक हैबिट के रूप में, एक रेगुलरिटी के रूप में ऐसे चलता है, ऐसा टेंस का जो पार्ट है वो हमेशा इंडेफिनिट कहलाता है। और इंडेफिनिट में हम हमेशा जो है, अंग्रेजी में इसको हम पहचानते कैसे हैं, तो इसमें आप हमेशा देखें कि इसमें फर्स्ट फॉर्म जिसको आप रूट फॉर्म बोलते हैं या तो उसका उपयोग होता है, या सिक्स्थ फॉर्म जिसको हम एस ई एस आई ई एस वाली वर्ब कहते हैं, जिसको हम हिसिंग साउंड वाली वर्ब कहते हैं, इसके द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं। तो ये हुआ ओवरऑल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इसका उपयोग कहां होता है, ये हम कंप्लीटली उस समय करेंगे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को सेपरेटली लेंगे। उस समय इसके सारे एस्पेक्ट, इसके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम कंप्लीटली लेंगे। यहां सिर्फ आपको ये समझना है कि एक ऐसा एक्शन जो नियमित रूप से पहले भी हुआ था, आज भी होगा और आगे भी होगा। मतलब एक एक्शन जो चलता हुआ आता है आज में और आगे भी जाता है, जहां जहां हम हैं उस समय उसके होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जैसे मैं रोज सुबह उठता हूं तो रोज सुबह होती है और हर सुबह को मैं उठता हूं। इसका मतलब ये जो पार्ट है वो हमेशा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। और भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम इसके सेपरेट जो इसका वीडियो होगा उस दौरान इसको हम समझेंगे। ये कंप्लीटली जो आपका ओवरव्यू जो है ये कॉमनली है कि इंडेफिनिट होता क्या है। इंडेफिनिट का मायना जो है प्रेजेंट में बिल्कुल अलग होगा। यहाँ हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन जो जिसमें एक नियमितीकरण है, एक रैंडमली या नियमित रूप से एक रूटीन के अनुसार, एक टाइम टेबल के अनुसार जो कंप्लीट होता है, वो एक्शन हम हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में शामिल करते हैं। जैसे यहां लिखा है कि वह पढ़ता है, अगर इस सेंटेंस को यदि हम ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, ही रीड्स। देखो ये सिक्स फॉर्म का उपयोग हो रहा है। मैं खेलता हूं, आई प्ले। अब आप देखें कि आई प्ले ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, रूट फॉर्म कहलाती है। इसी तरीके से सीता रोज पूजा करती है, सीता वर्शिप्स डेली, ये सिक्स फॉर्म का होगा। अब यहां जो डेली शब्द आएगा, सीता रोज पूजा करती है, तो इसमें जो डेली शब्द आएगा सीता वर्शिप्स डेली, ये एक रेगुलर होने वाले एक्शंस की तरफ आपको इशारा करती है।
तो ये एक ओवरव्यू है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसी तरीके से हम अपने एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जिसको कि हम कहते हैं पास्ट का इंडेफिनिट। अब ये पास्ट का इंडेफिनिट कौन सा होगा? दोस्तों एक बात जो हमने यहां ली थी, जितने भी इंडेफिनिट होंगे उसमें एक चीज जो है वो कॉमन होगी कि इसमें कहीं पर भी कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी, मतलब रहा रही रहे का उपयोग नहीं होगा। दूसरा, इसमें परफेक्शन नहीं होगा, मतलब किसी भी काम के पूर्ण होने की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी इसमें आपको नहीं दी हुई होती है। तो वो सारे एक्शंस जिसमें परफेक्शन नहीं है, वो सारे एक्शन जिसमें कंटिन्यूटी नहीं है, तो वो सारे एक्शंस जो बचे हुए हैं वो हमेशा इंडेफिनिट के ही होंगे। बस शर्त एक ही है कि उसमें एक्शन का होना जरूरी है। अब आप समझें पास्ट का इंडेफिनिट क्या होता है। तो पास्ट का इंडेफिनिट क्या होता है? पास्ट के इंडेफिनिट को अगर हम समझना चाहें तो आप इसको यूं समझें कि जैसे ये हम है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये मैं हूं या हम है। अब हम क्या कर रहे हैं, अतीत के, ये इसकी टाइमलाइन है, अतीत में कोई घटना हुई किसी समय विशेष पर, जैसे मान लो टाइमलाइन के इस बिंदु पर एक घटना घटित होती है। अब घटना घटित क्या होती है कि मैंने भाई साहब को बाजार में देखा। ध्यान देना कि मैंने भाई साहब को बाजार में देखा, समय भी मान लो मैंने ये लिख दिया, मैंने कल भाई साहब को बाजार में देखा। तो अब आप देखें कि मेरे दिमाग में पूर्व में हुई कोई घटना एक स्नैप के रूप में, एक फोटो के रूप में सेव हो चुकी है, मैंने उनको देखा। आज मैं उस घटना को शेयर करना चाहता हूं, मैं किसी से कहना चाहता हूं कि मैंने भाई साहब को कल बाजार में देखा था। इस प्रकार की तमाम घटनाएं जो अतीत में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, टाइमलाइन के किसी विशेष पॉइंट पर वो घटित होती है। ये इसकी खासियत है कि वो अतीत के, ये वर्तमान है, अतीत के किसी टाइम पर, उसके किसी पॉइंट पर वो घटना घटित होती है और आज हम उसका वर्णन करना चाहते हैं, आज हम उसको शेयर करना चाहते हैं, तो वो घटना हमेशा जो है वो पास्ट का इंडेफिनिट होगी। बात इसमें एक विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी, इसमें कहीं पर भी काम की कंप्लीटनेस का भी कोई जिक्र नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने कल खाना खाया था, मैं कल स्कूल गया था, मैंने उसको वहां देखा था, उसने मुझसे ये बात कही थी। तो इन सारी घटनाओं में क्या है, मेरे दिमाग में अतीत से संबंधित किसी घटना का स्टोरेज है, वो इकट्ठी हुई है। अब मैं उसको शेयर करना चाहता हूं। Whenever you want to share the information that I had in my mind as memory, जब मैं उसको शेयर करना चाहूंगा तो always I starting using their past indefinite। हम उस मैं जो है हमेशा वहां पर past indefinite का ही यूज करूंगा, क्योंकि वहां कंटिन्यूटी नहीं है, वहां पर जो है किसी भी प्रकार का परफेक्शन नहीं है, मतलब पूर्णता बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी घटना है तो वो हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। अब इसको अंग्रेजी में हम कैसे पहचानते हैं? तो अंग्रेजी में ऐसी घटनाओं को हम हमेशा सेकंड फॉर्म से लिखते हैं। और सेकंड फॉर्म दोस्तों क्या होती है? सेकंड फॉर्म को हम डेट प्लस फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखते हैं। तो ये हुआ पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट तो अच्छी तरह से आप इसमें समझें, सेंटेंस के अंत में ज्यादातर में आ, ई, ए की मात्रा या था, थी, थे आता है। इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, इसमें परफेक्शन नहीं होता, लेकिन एक्शन जरूर होता है। इस प्रकार की घटना जो है वो हमेशा पास्ट का इंडेफिनिट कहलाती है ना। अब चलते हैं अपन फ्यूचर के इंडेफिनिट की तरफ। फ्यूचर का इंडेफिनिट क्या होता है? ये हमेशा क्या होता है कि ऑप्टिमिस्टिक की तरह हम इस घटना को काम में लेते हैं, आशावादी होकर के हम इस प्रकार के टेंस का यूज करते हैं। पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, इसमें भी परफेक्शन नहीं होता। मतलब कंटिन्यूटी का मतलब हो गया कि सेंटेंस के साथ हिंदी में रहा, रही, रहे बिल्कुल नहीं होंगे, और परफेक्शन का मतलब हो गया कि काम में पूर्णता इसमें
नहीं होगी। तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें सेंटेंस के अंत में जो है गा, गी, गे का उपयोग होता है। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, मेरे भैया कल मेरे घर आएंगे, है ना, मेरा दोस्त जो है कल सिनेमा देखने जाएगा। ये कल होने वाली घटना, यानी कि मैं कल के बारे में सोच रहा हूं कि कल ये घटना होगी, लेकिन उसके होने के बारे में, उसकी संभावना के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं। देखो इन सब में एक जो मेन जो कॉन्सेप्ट है कि हम हर एक के बारे में आज बात कर रहे हैं। जो घटना कल हुई थी उसके बारे में भी हम आज बात कर रहे हैं, जो घटना कल होगी उसके बारे में भी हम आज बात करते हैं। जब हम आज बात करते हैं होने वाली घटनाओं के बारे में, तो उसके लिए हम फ्यूचर का उपयोग करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट कौन सा हुआ दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, मैं इसको फिर से रिपीट किए देता हूं कि उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, उसमें परफेक्शन नहीं होता, लेकिन एक्शन जरूर होगा। अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर वो घटना जो सिंपल सेंटेंस, वो टेंस जो है वो सिंपल का हो जाएगा, यानी कि वो सिंपल सेंटेंसेस वो कहलाएंगे। अब इसमें होता है क्या, भविष्य में होने वाली घटना या कार्य की संभावना को वर्तमान में इसके माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। और इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो ये कंप्लीटली एक ओवरव्यू है आपके लिए कि इंडेफिनिट टेंस होता कौन सा है। कि दोस्तों जैसे कि आपने अभी समझा और आप इसको अच्छी तरह से समझे, इसमें अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जैसी ही प्रॉब्लम आप लोगों को फेस हो रही है, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप लिख सकते हैं, और उसको फिर हम जैसा हो सकता है हम उसको वापस आपको रिप्लाई भी देने का प्रयास करेंगे। एक आप इसको गौर से देखें, नोटबुक और पेन लेकर के आप उसको लिखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद जो है हम इसमें इंडिविजुअल इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट में एंटर करते हैं। अब दोस्तों अभी हमने ओवरऑल एक हमने ओवरव्यू लिया था कि इंडेफिनिट क्या होता है। अब हम इसके इंडिविजुअल जो पार्ट है उसमें हम एंटर करते हैं। तो अब आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। इसमें हम कंप्लीट समझेंगे कि कहां-कहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। तो बात देखो अभी तक हमने ये पढ़ी थी कि इंडेफिनिट होता क्या है। तो उसमें हमने सबसे पहले ये समझा था कि किसी भी सेंटेंस में जहां कंटिन्यूअस टेंस जो है, जिसमें हिंदी में रहा, रही, रहे ये वाक्य में ना आए, और साथ में कहीं पर भी परफेक्ट या परफेक्टनेस का, जिसको आप कह सकते हो कि कंप्लीशन का, काम के पूरा होने की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, कंप्लीशन नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस जिसमें कंटिन्यूटी भी नहीं है और परफेक्टनेस भी नहीं है, लेकिन एक्शन हो रहा है, एक्शन होता है, अगर इसमें फिर भी एक्शन होता है तो वो हमेशा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। ऐसा एक्शन जो नियमित रूप से होता है। अब यहाँ नियमित रूप से होता है, इसका मतलब अभी हमने समझा था कि जैसे मान लो ये वर्तमान है और कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जीवन में जो कल भी हुए थे या पहले भी हुए थे, आज या तो हो चुके हैं या अब होने वाले हैं, और उनके आगे होने की भी संभावना रहती है। ठीक वैसे समझें, जैसे सूर्य है वो कल उदय हुआ था, आज या तो हो चुका है या अब होगा, और कल भी उदय होगा। इसी तरीके से मैं कल स्कूल गया था, आज भी मैं स्कूल या तो जाऊंगा या मैं जा चुका हूं, और कल भी जाऊंगा, और आगे भी ये घटना होगी। इस तरह से कोई भी एक्शन जो इस तरह से एक शेड्यूल के अनुसार, एक स्केड्यूल के अनुसार, एक टाइम टेबल के अनुसार रैंडमली डेली रूटीन में चलता रहता है, इस प्रकार का कोई भी अगर एक्शन होगा तो उसको हम हमेशा प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही मान करके चलेंगे। अब इसकी पहचान जो है हमें समझनी होगी कि इनकी पहचान हम किस तरीके से समझें। तो इसको समझने के लिए आप देखें कि हिंदी में इसकी पहचान को समझने के लिए आप देखें
कि कोई भी अगर वाक्य दिया हुआ है हिंदी में, उसके अंत में हमेशा ता है या ती है या ते है का उपयोग होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि राम बाजार जाता है। इसमें दोस्तों आपको समझना है कि राम हमारा सब्जेक्ट है, इसके द्वारा एक काम हो रहा है जाने का। कहां जाने का काम हो रहा है? बाजार। तो और इसके हम जो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें कि ये काम कैसे होता है, कितनी आवृत्ति के साथ होता है, तो हम कहते हैं कि राम बाजार जाता है। इसका मतलब राम की आदत है बाजार जाने की, ये इसको शो करता है। यदि मैं इसमें ये लिख दूं यहाँ पर कि राम हमेशा बाजार जाता है, तो ये और क्लियर हो जाता है कि उसका एक फिक्स रूटीन है, वो बाजार हमेशा जाता है। इस प्रकार का अगर कोई सेंटेंस होता है जिसमें हम अंत में दा है, ती है या ते है जैसे शब्द देखते हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसमें ये लिखूं कि मैं रोज पतंग उड़ाता हूं, अब आप इस सेंटेंस को देखें, मैं रोज पतंग उड़ाता हूं, इसका मतलब मेरा एक रूटीन बना हुआ है, मैं रोज पतंग उड़ाता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये वर्तमान में होकर के सोचें तो मैंने कल भी उड़ाई थी, आज या तो मैं अब उड़ाऊंगा या मैं उड़ा चुका हूं और मैं कल भी उड़ाऊंगा। तो एक ऐसा टेंस, एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा सेंटेंस जो आप अपने पास्ट को भी टच करता है, प्रेजेंट को भी टच करता है और फ्यूचर को भी टच करता है, जो इस तरह से रन करता है कि ऐसा जो टेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। दोस्तों इसको हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हम हिंदी में इसको कैसे समझेंगे। वो तमाम एक्शंस जिसके अंत में ज्यादातर में हम ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्दों का उपयोग करते हैं और जो एक फिक्स रूटीन को शो करते हैं। अब ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे लिखें, तो ये हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों इंग्लिश में हम कैसे लिखें, तो इसका जो पैटर्न है वर्ब का वो हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा ही प्लेज क्रिकेट। अब आप इसमें देखो कि इसमें क्रिकेट खेलने वाला कौन है? ही। ये हमारा यहां पर सब्जेक्ट कहलाता है और सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब पर रूल करता है, वर्ब को गवर्न करता है, वर्ब पर अपना जो आधिपत्य स्थापित करता है। वह खेलता है, क्या खेलता है कि वो क्रिकेट खेलता है। तो इसमें आपने देखा होगा दोस्तों कि यहां पर जो है सेंटेंस में लेफ्ट टू राइट की तरफ ये सेंटेंस बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट। आप ध्यान देना, मेरा राइट हैंड और ये मेरा लेफ्ट हैंड, लेफ्ट टू राइट अगर सेंटेंस चलता है तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब होगी हमेशा वो कौन सी होगी? तो वो आपके या तो फर्स्ट फॉर्म जिसको कि हम डू प्लस रूट फॉर्म कहते हैं उसका यूज करेंगे, या हम करेंगे सिक्स फॉर्म जिसको कि हम डज प्लस रूट फॉर्म कहते हैं उसका यूज करते हैं। कब करते हैं? देखो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो पैटर्न है इसका उपयोग हम कब करेंगे? जब भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस हमेशा लेफ्ट टू राइट रन करता है, और जब भी सेंटेंस में इंडेफिनिट में लेफ्ट टू राइट रन करता है सेंटेंस हमेशा इस तरह से चलता है। यदि इसी सेंटेंस को यदि मुझे जैसे ही प्लेज क्रिकेट लिखा हुआ है, इसी को मुझे लिखना है कि वो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो देखो ही प्लेज ये सिक्स फॉर्म है, तो यहां देखिए सिक्स फॉर्म है, तो सिक्स फॉर्म में क्या है? डज प्लस रूट फॉर्म है। इसका मतलब है कि जब भी हम इस प्रकार के सेंटेंस को यदि हमें नॉट के साथ मतलब कि अगर उसको हमें नेगेटिव में लिखना है या उसको हमें इंट्रोगेटिव में लिखना है, और या फिर इसको हमें इन दोनों में नेगेटिव कंबाइंड इंट्रोगेटिव में लिखना है, तो ऐसी स्थिति में हमें इसका उपयोग करना है। और उसको अगर बिना नेगेटिव बिना इंट्रोगेशन के लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे,
नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस फॉर्म का उपयोग करेंगे। ध्यान देना कि सेंटेंस में क्या होगा, जब हमारा सब्जेक्ट दिया होगा, जब सब्जेक्ट दिया होगा तो सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से एंड तक चलता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलता है। जब लेफ्ट टू राइट सेंटेंस चलता है तो उसमें हमेशा फर्स्ट या सिक्स फॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसके हम कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे कि आप देखें बोर्ड की तरफ, जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं कि वह मुझे पढ़ाता है। अब आप सेंटेंस में देखो, ये वह है, सेंटेंस का सब्जेक्ट दिया हुआ है, सेंटेंस हमेशा यहां पर जो है लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा, तो सेंटेंस किससे लिखा जाएगा, फर्स्ट फॉर्म या सिक्स फॉर्म। यहां पर ये सिक्स फॉर्म से होगा, जो कि सिंगुलर होने पे सिक्स फॉर्म से सेंटेंस रन करता है। तो फिर इसको हम लिखेंगे कैसे, तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे कि ही टीचेस मी, वो मुझे पढ़ाता है। अब अगर इसको मुझे ये लिखना है कि क्या वह मुझे पढ़ाता है, इसमें और कुछ नहीं करना। आप देखो ये सिक्स फॉर्म है और यहां पर भी आप देखिए ये सिक्स फॉर्म है। तो जब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव नहीं है, तब तो हम सिक्स फॉर्म का उपयोग करेंगे। लेकिन जैसे इसमें हमें नेगेटिव या क्वेश्चन बनाना है तो फिर हम इस वाले पार्ट का यूज करेंगे। तो इसमें फिर हम डज का यूज करेंगे, क्या वह मुझे पढ़ाता है, तो डज को हम निकाल करके लाएंगे तो ये हो जाएगा डज ही टीच। देखो डज के साथ रूट फॉर्म का उपयोग होगा, रूट फॉर्म कौन सी होगी, टीच। डज ही टीच मी, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो जब भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखते हैं, जब भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट उसमें काम करता है, तो सेंटेंस हमेशा लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ काम करता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट होगा। जब सेंटेंस इंडेफिनिट में लेफ्ट टू राइट चलता है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या सिक्स फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म में डू प्लस रूट फॉर्म का उपयोग होगा और सिक्स फॉर्म में डज प्लस रूट फॉर्म का उपयोग होगा। अब हम दूसरे पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, कि वो दूसरा पैटर्न कौन सा है। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वो सेंटेंस क्या है उसको आप थोड़ा सा गौर से देखें और समझने का प्रयास करें। देखो एक सेंटेंस में लिख रहा हूं अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है मतलब कर्ता, जो काम करने वाला है वो या तो मिसिंग है या इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट को, कर्ता को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, उसको गौण रखा जाता है या उसको लिखा नहीं जाता है, तो सेंटेंस में हमेशा जो वर्ब है या सेंटेंस हमेशा जो वर्ब है वो कैसे काम करेगी, वो अब आपकी जो वर्ब है वो राइट टू लेफ्ट काम करेगी। यानी कि अब सेंटेंस जो है गवर्न किससे होगा, किस तरीके से होगा, किस दिशा में होगा, तो वो राइट टू लेफ्ट होगा। और जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट टू लेफ्ट जाता है तो उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि वो हमेशा जब भी लिखा जाएगा वर्ब के बारे में, वर्ब का कॉन्सेप्ट या जो वर्ब उसमें याद लिखी जाएगी वो हमेशा क्या होगा, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। जबकि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि लेफ्ट टू राइट, जब हमने लेफ्ट टू राइट किया था उस समय हमने क्या किया था कि उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म इक्वल टू डू प्लस रूट फॉर्म का उपयोग किया था। लेकिन जब हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो उसमें इसका उपयोग होगा। इसी तरीके से यदि सेंटेंस में सिक्स फॉर्म दिया हुआ हो जिसको कि हम डज प्लस रूट फॉर्म के रूप में लिखते हैं, अगर इसको हम राइट टू लेफ्ट लेकर के जाएंगे तो इसमें भी इज एंड आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इस बात को दोस्तों हमें समझना होगा। मैं इसको फिर से रिपीट किए देता हूं
कि इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो दो तरीके से उसमें वर्ब काम करती है। कैसे? जब आपका सब्जेक्ट है तो हमेशा ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, ये हमारा राइट पार्ट है, तो हमेशा वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट होगा तो फर्स्ट या सिक्स फॉर्म का उपयोग होगा। लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट को गौण कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो काम हो रहा है या जिस पर काम किया जा रहा है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेगा। यानी कि वर्ब जो है आगे आने वाले शब्दों पर काम करेगी। आगे आने वाला शब्द जैसे यहाँ पर अंग्रेजी लिखा गया है, तो जब मैं इसको लिखना चाहूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इंग्लिश। अब आप सेंटेंस को देखो कि इसमें भी ता है, ती है वगैरह आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस अब कौन सा, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, काम कौन कर रहा है पता नहीं है, अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है पता नहीं है, तो ये सेंटेंस कौन सा होगा, ये सेंटेंस होगा राइट टू लेफ्ट चलने वाला। ऐसी स्थिति में अब वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वर्ब का कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई इसमें आप फर्स्ट और सिक्स फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, तो फिर आप किसका उपयोग कर सकते हो? आप इसमें करेंगे इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म का। इज, एम, आर से मतलब है कि सुटेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि नया जो आपका इंग्लिश आ रहा है वो इज, एम, आर में से किसको लेगा, तो यहां देखें इंग्लिश के साथ हम इसको लिखेंगे। उसके बाद काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट। और यहां अगर मैं सेंटेंस में ये लिख दूं ब्रैकेट में, ये सेंटेंस में जोड़ दूं कि मेरे द्वारा, तो यहां हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट बाय मी। देखो दोस्तों, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट का सेंटेंस माना जाएगा। इसी तरीके से देखो, पतंग मेरे भाई के द्वारा उड़ाई जाती है। सबसे पहले आप देखें कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये इंडेफिनिट है या नहीं। तो आप सेंटेंस में आप अंत में देखें उड़ाई जाती है, ता है, ती है, ते है, आ है, लेकिन सेंटेंस में काम जो है किया जाता है वो किसके द्वारा, इसमें मेन जो है पतंग है। काम किस पे हो रहा है, उड़ाने का काम। आप देखो यहां से हम ये राइट हिस्से से हम आगे चलते हैं, तो यहां काम किस पे हो रहा है, पतंग पर। काम कौन कर रहा है, इसको हमने गौण कर दिया, या तो उसको गौण कर दिया जाता है, मतलब उसको हम सेकेंडरी मानते हैं, या उसको हम महत्व नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होगा, इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यहां पर हम बात करते हैं काइट की, एक पतंग की, एक काइट। अब काइट क्या की जाती है, उड़ाई जाती है। इज फ्लॉन, फ्लॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए काइट इज फ्लॉन। अब कौन उड़ाता है, बाय माय ब्रदर, मेरे भाई के द्वारा उड़ाई जाती है। जब पतंग मेरे भाई के द्वारा उड़ाई जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा पार्ट हुआ, ये हुआ जिसमें कि हम कहते हैं कि सेंटेंस में राइट टू लेफ्ट चलता है। सेंटेंस में इंडेफिनिट में वर्ब का पैटर्न दो तरीके से काम करता है। एक सब्जेक्ट यदि है तो हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा। लेफ्ट टू राइट का मतलब ये होगा कि ये लेफ्ट और ये राइट इस तरह से काम करेगा। और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट गौण कर दिया जाता है, काम करने वाले को गौण कर दिया जाता है, जिस पर काम हो रहा है उसी पर फोकस किया जाता है, तो वर्ब का पैटर्न जो है वो किसके अनुसार चलेगा, राइट टू लेफ्ट के अनुसार। और वो इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, वो हमेशा इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो दोस्तों इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। जब हम लेफ्ट टू राइट चलें तो फर्स्ट फॉर्म और सिक्स फॉर्म का यूज करेंगे। जब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो हम इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसको एक बार आप अच्छी तरह से देखें दोस्तों। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि इसमें थोड़ी सी डेप्थ है, हमने इसको काफी गहराई से लिया हुआ है और इसमें हम सभी प्रकार के जो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस बनते हैं उन सभी को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। इसको आप जो है पैसिव का पार्ट कह सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये पार्ट जो है वो टेंस का ही पार्ट है।
वर्ब किस तरह से मूव करती है, वर्ब जो है लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है या राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है, उसके आधार पर इसमें चेंजेस होते हैं। मैं फिर से रिपीट किए देता हूं, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो हमेशा वर्ब जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव होती है, उसमें हमेशा फर्स्ट और सिक्स्थ फॉर्म का उपयोग होता है, डू डज का उपयोग होता है। और इसी तरह से यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो गौण है, काम कौन कर रहा है उसके बारे में हमें बेहतर जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम हमेशा जो काम हो रहा है, जैसे यहाँ देखें जो काम हो रहा है उसी पर अगर हमें फोकस करना है तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा राइट टू लेफ्ट आएंगे। राइट टू लेफ्ट जब भी आएंगे तो उसमें हमेशा हम इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका एक आप स्क्रीनशॉट लें, इसको अच्छी तरह से समझें। और दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप नोट पेन लेकर के बैठें, इसको लिखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। नया कंसेप्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, मगर इतना यकीन दिलाता हूं कि इसको सीखने के बाद में आप अंग्रेजी में अपने आप को इजी फील जरूर करेंगे, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। आराम से इसको देखें। दोस्तों अभी तक हमने समझा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करता है। अब हम उसके यूसेज जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, कहां-कहां इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमने समझा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे एक्शंस को लिया जाता है जो एक नियमित रूप से होता है, जो एक निश्चित समय के बाद दोहराया जाता है, रैंडमली उसको दोहराया जाता है, ऐसे एक्शंस को हम उसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ आपके सामने बोर्ड पर एक लिस्ट बनी हुई है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ नंबर 1 पर लिखा हुआ है हैबिट्स। यहाँ हैबिट्स का मतलब क्या है, आदतें। हमारी जितनी भी आदतें हैं, हैबिट्स जो भी है, उन सब को यदि हमें व्यक्त करना है तो हमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना होगा। जैसे मैं रोज सुबह उठता हूँ, मंदिर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, ऐसे वो सारी चीजें जो मेरी हैबिट्स में शामिल है उनको लिखने के लिए मैं हमेशा जो है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करूंगा। इसके साथ एक शब्द हम और ऐड करना चाहेंगे जिसको हम कहते हैं नेचुरल, या इसको आप कह सकते हैं नेचर। नेचर का मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का जो नेचर है उसको भी अगर आपको लिखना है तो आप उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे मान लो मैं कहूं कुत्ते भौंकते हैं तो डॉग बार्क्स या डॉग्स बार्क, इसका मतलब कुत्तों का भौंकना एक नेचर है। अगर नेचर को शो करना है तो आप उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर आप देखें लिखा हुआ है रेगुलर एक्शंस। हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो एक निश्चित समय के बाद में होते हैं, उनका होना तय होता है, एक अंतराल के बाद में होता है। जैसे बारिश आती है, मौसम बदलता है ना, गरज के साथ छींटे पड़ते हैं। इस प्रकार का जो एक्शंस है उसको हम किस में मानेंगे, वो रेगुलर एक्शंस में माने जाएंगे। इनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि फर्स्ट सिक्स फॉर्म, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो आपको वर्ब के बारे में समझाया था उस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद आप देखिए नंबर 3 पर आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जिसके होने के ऊपर कोई संदेह नहीं किया जाता है। जैसे धरती का चक्कर निकालना सूर्य के चारों ओर, तो हम कह सकते हैं कि हमारी धरती सूरज के चारों ओर चक्कर निकालती है, कल तक निकालती रही थी, आज भी निकाल रही है और कल भी निकालेगी। इस तरह की तमाम जो घटनाएं हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कि ब्रह्मांड में कहीं से भी देखिए उन घटनाओं का होना एकदम तय होता है, निश्चित रूप से वो होती है। आज के संदर्भ में होती है, कल की बात करें तो हुई थी, और आगे की बात करें तो आगे भी होगी। ऐसी घटनाएं जो इस तीनों टेंसेस को टच करें, जिसके होने की संभावना हो, तो उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ में मानते हैं। इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा लिखेंगे। उसके बाद देखें फ्यूचर प्लान एक्शंस, ज्यादातर यात्रा के संदर्भ में। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, यहाँ यात्रा से संबंधित है। अगर मेरा वो मेरा शेड्यूल फिक्स है तो इसके लिए मैं लिखूंगा आई लीव फॉर जयपुर टुमारो, मैं जयपुर के लिए कल रवाना होऊंगा। अब इसका मतलब है कि अगर वो मेरे रूटीन में है, मेरे शेड्यूल में शामिल है, तो यात्रा संबंधी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं
जो फ्यूचर प्लान एक्शंस माने जाते हैं उसके लिए भी आप जो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का यूज करते हैं। उसके बाद देखें जो इसका पांचवा पॉइंट है, इनहेरेंट क्वालिटी, जो जन्मजात गुण होता है हमारे समाज में व्यक्तियों का, जो जन्मजात गुण है उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, फादर नरिशेस फैमिली, पिता जो है फैमिली का भरण पोषण करता है, ये उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है, मतलब ये जन्मजात प्रकृति के द्वारा उसको प्राप्त एक गुण है। अगर उसको हमें लिखना है इस प्रकार के और भी वाक्य अगर हमें लिखना है इनहेरेंट क्वालिटी वाले, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नंबर 6 पर आप देखें, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, जितने भी विज्ञान के या आध्यात्म के जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी को यदि हमें लिखना है तो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। जैसे 2 and 2 makes 4, यहाँ पर मैक और मैक्स दोनों ही सही माने जाते हैं। गुड वर्क ऑलवेज पेज, आपका अच्छा काम आपको हमेशा कुछ ना कुछ देता है। फिर देखिए वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, अब पानी 0 डिग्री पर जो है जम जाता है, ये एक वैज्ञानिक सत्य है। गुड वर्क हमेशा पे करता है, ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है। इनको लिखने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। उसके बाद देखें कोटेशंस और प्रोवर्ब्स, बड़े व्यक्तियों के, महान व्यक्तियों के जो कोटेशंस है उनको लिखना या प्रोवर्ब्स को लिखना हो तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। इसी तरीके से नंबर 8 पे देखें न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, जैसा कि आप सबको पता है न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है। उसके बाद आप देखें जो कमेंट्री होती है क्रिकेट की और अन्य खेलों की, रनिंग कमेंट्रीज होती है जिसको हम आंखों देखा हाल कहते हैं, उसको भी आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। इसके साथ साथ आप देखें कि नेगेटिव इंपेरेटिव्स, यानी कि नकारात्मकता में अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस को लिखना हो किसी को मना करने के लिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी हम जो है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। उसके बाद देखें नंबर 11 पर विद कंडीशनल इंपेरेटिव्स, यानी कि जहां पर एक कंडीशन के साथ इंपेरेटिव हो, मतलब एक कंडीशन दी हुई है और उसके साथ इंपेरेटिव दिया हुआ है, तो उसमें हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, ये कंडीशनल इंपेरेटिव का पार्ट है कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत करें। ये जो कंडीशनल इंपेरेटिव का पार्ट ये है, इसमें हमेशा जो है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका यूज किया जाएगा। अब दोस्तों इस तरफ देखें नंबर 11 पर भविष्य में एक निश्चित स्केड्यूल या टाइम टेबल के अनुसार होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं जो एक टाइम टेबल के अनुसार चलती है, जैसे रेलवे स्टेशन से निकलने वाली गाड़ियां या जो एक समय के अनुसार टाइम टेबल के अनुसार होने वाली परीक्षाएं और भविष्य में होने वाली वो तमाम घटनाएं जिसके बारे में हमने एक समय सारणी, एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, उन घटनाओं का यदि उल्लेख करना है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना होगा। जैसे यहाँ लिखा है द ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM, शाम को 4:30 बजे गाड़ी जाएगी। मैं बोलूंगा इसको जाएगी, लेकिन ये घटना लिखी किस में जाएगी? ये घटना लिखी जाएगी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि इसका टाइम, इसका स्केड्यूल, इसका शेड्यूल जो है वो फिक्स है। इसी तरह से फ्यूचर को समय के साथ, फ्यूचर के समय को व्हेन के साथ यदि हमें शो करना हो, यानी कि व्हेन के साथ हमें फ्यूचर के समय को शो करना हो, ये व्हेन ही कम्स, आई विल डू इट, मैं इस काम को करूंगा। मैं कब करूंगा? जब वो आएगा। मैं इसको बोलूंगा तो ऐसे वो आएगा, लेकिन जब फ्यूचर के समय को व्हेन के साथ शो किया जाता है तो उसमें हमेशा आप यहां देखें व्हेन ही कम्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज किया गया। तो दोस्तों यहां हमने पूरा का पूरा हमने समझा
हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसके यूसेज क्या है। हम इसको शॉर्ट में फिर से लेते हैं। हैबिट्स हो, नेचर हो, रेगुलर एक्शंस हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फ्यूचर प्लान एक्शंस हो, इनहेरेंट क्वालिटीज हो, साइंटिफिक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हो, कोटेशंस, प्रोवर्ब्स हो, उसके साथ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, रनिंग कमेंट्रीज हो, या नेगेटिव इंपेरेटिव्स हो, या विद कंडीशनल इंपेरेटिव्स हो, या भविष्य में होने वाली वो घटनाएं जो किसी टाइम टेबल के अनुसार होती है, और फ्यूचर के समय को वैन के साथ शो करने के लिए हम हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब एक चीज हो, अब इस प्रकार के टेंस में कितने प्रकार के जो एडवर्ब्स आते हैं, ये आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से ये जो पार्ट है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर ये शब्द आते हैं तो आप उसमें निश्चित रूप से, यदि लेफ्ट टू राइट सेंटेंस आपका चल रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार चल रहा है, तो उसमें आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म, सिक्स फॉर्म और डू डज का उपयोग करेंगे। और यदि आपका सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट आपका गौण है, सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, सब्जेक्ट को गायब किया हुआ है और किसी किसी काम पर फोकस किया गया है, किसी वस्तु पर फोकस किया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा एज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। और वो शब्द कौन से हैं, वो एडवर्ब्स कौन से हैं, एडवर्बल्स कौन से हैं, तो उसमें आप देखें ऑलवेज, डेली, यूजुअली, सेल्डम, जनरली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, occasionally, every प्लस टाइम, इसमें every day, every month, every year इस तरह से इसको माना जाता है। each प्लस टाइम, each day, each week, each year इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। on के साथ दिनों के नाम है ना, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, इस तरह से अगर है तो उसके साथ हमेशा प्रेजेंट का इंडेफिनिट आएगा। और इनके साथ दी लगा करके दिन की बड़ी अवस्थाओं के नाम आ जाए, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग वगैरह, तो आप उसमें हमेशा जो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का यूज करेंगे। इसमें आपको जो ध्यान रखना है दोस्तों, एक बात मैं फिर से बता देता हूं कि एक हमने इसमें लिखा लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो उसमें सब्जेक्ट आपका जरूर होगा। जब आपका सब्जेक्ट जरूर होगा तो उसमें या तो फर्स्ट फॉर्म या सिक्स फॉर्म का यूज होगा। लेकिन सेंटेंस यदि राइट टू लेफ्ट चलता है, सब्जेक्ट आपका जो सेंटेंस है राइट टू लेफ्ट चलता है, इसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो गौण हो जाएगा या उसको महत्व नहीं दिया जाएगा। जब उसको महत्व नहीं दिया जाएगा तो ऐसे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिखने के लिए हम हमेशा इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये समझा कि इंडेफिनिट होता क्या है। हमने सबसे पहले ये जाना कि ओवरऑल इंडेफिनिट, जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के बारे में संक्षिप्त चर्चा की थी, शॉर्ट उसका जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था। उसके बाद हम एंटर होते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट। उसको हमने कंप्लीटली समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, हिंदी में उसकी पहचान क्या होती है, अंग्रेजी में उसकी पहचान क्या होती है, उसकी सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, उसमें हम वर्ब्स कौन से यूज करते हैं, उसके हम यूसेज क्या है हमने ये पढ़े। उसके साथ साथ उसमें एडवर्बल्स जो है वो कौन से आते हैं वो भी हमने इसमें पढ़े थे। ठीक है, आप इसको एक पूरा अच्छी तरह से देखें, इसको कंप्लीट जो है समझने का प्रयास करें, नोट करें। आपको अगर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को आप जरूर दबाइए ताकि आने वाली जो भी नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।